हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू द पैथोलॉजी के अंदर नए टॉपिक की इन्फ्लामेशन एंड हीलिंग की बात करेंगे आज हम। तो देखते हैं अपन इन्फ्लामेशन क्या होता है। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लामेशन इज डिफाइंड एज द लोकल रेस्पॉन्स ऑफ द लिविंग टिश्यू टू द इंजरी ड्यू टू द एनी एजेंट। इन्फ्लामेशन क्या है? एक लोकल रेस्पॉन्स होता है लिविंग टिश्यू का टू द इंजरी ड्यू टू द एनी एजेंट, किसी भी एजेंट के कारण लिविंग टिश्यू का लोकल रेस्पॉन्स इंजरी के प्रति, इसे बोलते हैं अपन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इज ए प्रोसेस बाय विच द बॉडी इम्यून सिस्टम माल फंक्शन या फेलियर टू फंक्शन नॉर्मली। इन्फ्लामेशन एक क्या होती है? प्रोसेस होती है जिसके द्वारा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो फेलियर हो जाता है टू द फंक्शन नॉर्मली। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं डिजीज लाइक आर्थराइटिस, डायबिटीज़ एंड माइस्थीनिया ग्रेविस। इसके बाद बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी की। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होते हैं? द केज ऑफ इन्फ्लामेशन आर मैनी एंड वेरिड। फर्स्ट नंबर पे एक्सोजीनियस केज, इसके अंदर है फिजिकल एजेंट्स। सेकेंड नंबर पे मैकेनिकल एजेंट, फ्रैक्चर हो सकता है, फॉरेन कॉप्स हो सकता है, सैंड हो सकता है। थर्मल एजेंट में बर्न हो सकता है और फ्रीजिंग हो सकता है। इसके बाद है केमिकल एजेंट, इसमें है टॉक्सिक गैसेज, एसिड एंड बेसेज। इसके बाद है बायोलॉजिकल एजेंट, इसमें है बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। इसके बाद बात करते हैं एंडोजीनियस केज में कौन आते हैं? सर्कुलेशन डिसऑर्डर जैसे थ्रोम्बोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है एंड हीमोरेज हो सकता है। इसके बाद है एंजाइम एक्टिवेशन, एग्जाम्पल है इसका एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। इसके बाद है मेटाबॉलिक प्रोडक्ट में यूरिक एसिड एंड यूरिया। इसके बाद बात करते हैं अपन साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के साइंस क्या क्या होते हैं? सेल्सियस इन फर्स्ट सेंचुरी एडी नेम द फेमस 4 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी इंट्रोडक्शन की, उसमें बताया था आपको कि कार्नियस सेल्सियस जो साइंटिस्ट है उन्होंने फेमस 4 कार्डिनल साइंस बताए इन्फ्लामेशन के। फर्स्ट है रबर रेडनेस, ट्यूमर, स्वेलिंग, कैलर, हीट एंड डोलर पेन। ये देख सकते हैं आप, जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया है। पहले इंजरी होती है, उसके बाद रबर रेडनेस होती है, उसके बाद ट्यूमर स्वेलिंग फॉर्मेशन होता है, उसके बाद डोलर या पेन होता है, उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन होता है। इसके बाद है टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के टाइप कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है? इसका रैपिड ऑनसेट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, इसमें प्लाज्मा प्रोटीन का एक्जुडेशन होता है और न्यूट्रोफिल पार्टिसिपेट लेती है इसमें। सेकेंड नंबर पे क्रॉनिक। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में ऑनसेट जो होता है इसका इंसीडियस होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल, एज इन्फ्लामेटरी सेल्स पार्टिसिपेट करती है इसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में। इसके बाद है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की बात हैं, द 3 मेन प्रोसेस अकर एट द साइट ऑफ द इन्फ्लामेशन ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर। केमिकल मीडिएटर के रिलीज होने से 3 प्रोसेस स्टार्ट होती है एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। फर्स्ट है इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, रेडनेस हो जाती है इससे और वार्मथ हो जाता है। इसके बाद है इंक्रीज वेस्कुलर परमिलिटी, वेस्कुलर परमिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इससे स्वेलिंग होती है, पेन होता है एंड लॉस ऑफ फंक्शन होता है। इसके बाद है ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, जो ल्यूकोसाइट होती है अपनी सेल्स वो इन्फिल्ट्रेट हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं अपन एक्यूट इन्फ्लामेशन में 2 इवेंट होते हैं, एक होता है वेस्कुलर इवेंट, एक होता है सेलुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट में हीमोडायनेमिक चेंजेस होता है और एक है अल्टर्ड वेस्कुलर परमिलिटी। इसके बाद है सेलुलर इवेंट में क्या होता है? एक्जुडेशन होता है ल्यूकोसाइट्स का एंड फेगोसाइटोसिस होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इज ए प्रोलॉन्ग प्रोसेस इन विच टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड इन्फ्लामेशन अकर एट द सेम टाइम। यह लंबे टाइम के बाद होता है, इनमें इसमें टिश्यू का डिस्ट्रक्ट हो जाता है एंड इन्फ्लामेशन सेम टाइम पे होता है। टाइम कोर्स होता है इसका 48 आवर के बाद, या वीक या मंथ या ईयर लग जाते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन को होने में। सेल टाइप कौन सा होता है इसका? मोनोन्यूक्लियर सेल पार्टिसिपेट लेती है इसमें, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स। इसके बाद है कैन बी केज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग 3 वेज। इसके कारण कौन कौन से होते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन फॉलो
एक्यूट इन्फ्लामेशन के कारण एक्यूट इन्फ्लामेशन धीरे धीरे क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो सकता है। रिकरेंट अटैक हो जाता है एक्यूट इन्फ्लामेशन पे, इससे वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन चेंज हो जाता है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग डी नोवो, क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग से भी शुरू हो सकता है। इसके बाद है फीचर्स ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के फीचर्स में क्या होते हैं? इन्फिल्ट्रेट विद द मोनोन्यूक्लियर सेल, मोनोन्यूक्लियर सेल्स का इन्फिल्ट्रेट होता है। मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स, ये तीनों सेल्स मोनोन्यूक्लियर सेल्स होती है। इसके बाद टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है इसमें, यह भी इसका फीचर है। और इसमें है हीलिंग बाय प्रोलिफिकेशन एंड कनेक्टिव टिश्यू रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज टिश्यू। इसके बाद है केज, क्रोनिक इन्फ्लामेशन केज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। क्रोनिक इन्फ्लामेशन फॉलोइंग एक्यूट इन्फ्लामेशन व्हेन द टिश्यू डिस्ट्रक्शन एक्सटेंसिव, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन एक्सटेंसिव होता है और द बैक्टीरिया सर्वाइव एंड द परसिस्ट इन द स्मॉल नंबर एट द स्टेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। एट द केज क्रोनिक इन्फ्लामेशन अकर, एग्जाम्पल इन ओस्टियोमाइलाइटिस, निमोनिया टर्मिनेटिंग इन लंग एब्सिस। सेकेंड नंबर पे रिकरेंट अटैक ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन व्हेन रिपीटेड बouts ऑफ acute inflammation culminate in the chronicity of the process. Example इसका in recurrent urinary tract infection leading to the chronic pyelonephritis। इसके बाद अपन डिफरेंस की बात करते हैं एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन में। एक्यूट इन्फ्लामेशन की ऑनसेट जो होती है इमीडिएट होता है और क्रोनिक में डिले होता है। ड्यूरेशन जो होता है इसका एक्यूट का फ्यू डेज होता है, इसका क्रोनिक इन्फ्लामेशन का ड्यूरेशन होता है अप टू मंथ और ईयर्स। कैजेटिव एजेंट कौन से होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए? बैक्टीरिया और इंजर्ड टिश्यू। क्रोनिक इन्फ्लामेशन के एजेंट्स कौन से होते हैं? परसिस्टेंट एक्यूट, फॉरेन बॉडी, वायरल, ऑटोइम्यून। मेजर सेल्स कौन सी पार्टिसिपेट लेती है एक्यूट इन्फ्लामेशन में? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। इसके बाद है क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कौन सी मेजर सेल पार्टिसिपेट लेती है? मोनोन्यूक्लियर सेल, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। इसके बाद प्राइमरी मीडिएटर कौन होते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में? वेजोएक्टिव एमाइंस। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन में कौन होते हैं प्राइमरी मीडिएटर? इकोसिनोइड्स। और आउटकम क्या मिलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन से? रिजोल्यूशन होता है, एब्सिस का फॉर्मेशन होता है एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन के आउटकम क्या होते हैं? टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, फाइब्रोसिस होता है और नेक्रोसिस होता है, यानी टिश्यू डैमेज होता है। इसके बाद है वुंड की बात करते हैं अपन। रिपेयर ऑफ वुंड इन द स्किन। रिपेयर होता क्या है? रिपेयर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यू बाय फाइब्रस टिश्यू। रिपेयर का मतलब होता है रिप्लेसमेंट होता है इंजर्ड टिश्यू का फाइब्रस टिश्यू के द्वारा। टू प्रोसेस इन्वॉल्व होती है रिपेयर के अंदर। फर्स्ट नंबर पे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड नंबर पे है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड, वुंड का कॉन्ट्रैक्शन होता है। फर्स्ट नंबर पे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन में द फॉलोइंग थ्री फेज ऑब्जर्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू। फर्स्ट नंबर पे फेज ऑफ इन्फ्लामेशन, फॉलोइंग ट्रॉमा, ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी, देयर इज एक्यूट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स विद एक्सुडेशन ऑफ प्लाज्मा। ट्रॉमा, ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजरी कारण एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है। न्यूट्रोफिल एंड सम मोनोसाइट विद इन 24 आवर, ये इसमें पार्टिसिपेट लेती है। सेकेंड नंबर पे फेज ऑफ क्लियरेंस। क्लियरेंस में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीलाइटिक एंजाइम लाइबेटेड फ्रॉम ऑटोलाइटिक एंजाइम फ्रॉम डेड टिश्यू सेल्स एंड फेगोसाइटिक एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेज। क्लियर ऑफ होता है नेक्रोटिक टिश्यू, डेब्रिस एंड रेड ब्लड सेल। इसके अंदर नेक्रोटिक टिश्यू, डेब्रिस एंड रेड ब्लड सेल्स का क्लियरेंस होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड में क्या होता है? वुंड स्टार्ट हो जाता है कॉन्ट्रैक्टिंग आफ्टर 2 to 3 days एंड द प्रोसेस कंप्लीटेड बाय द 14th डे। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है 2 to 3 days एंड प्रोसेस कंप्लीट होती है 14th डे। ड्यूरिंग द पीरियड वुंड इज रेड्यूस्ड हो जाता है बाय अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द ओरिजिनल साइज। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो होता है वुंड रेड्यूस होता है अप्रोक्सीमेटली 80% रेड्यूस हो जाता है एट द ओरिजिनल साइज। In order to explain the mechanism of wound contraction, a number of factors has been proposed. They are the under. First number पे dehydration as a result of removal of fluid.
डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ फ्लूइड। सेकंड नंबर पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कोलेजन, कोलेजन फाइबर कॉन्ट्रैक्शन होता है। थर्ड नंबर पे डिस्कवरी ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट एपीयरिंग इन द एक्टिव ग्रेनुलेशन टिश्यू। जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है वो एपीयर हो जाता है ग्रेनुलेशन टिश्यू में। इसके बाद है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीलिंग ऑफ वुंड की हीलिंग को जो प्रभावित करने वाले कारक उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपन। फर्स्ट नंबर पे लोकल फैक्टर। लोकल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? दीज इंक्लूड द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट नंबर पे इन्फेक्शन, पुअर ब्लड सप्लाई, फॉरेन बॉडीज मूवमेंट, आयनाइजिंग रेडिएशन, यूवी लाइट, टाइप, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंजरी के कारण भी इन्फ्लामेशन ये फैक्टर है जो लोकल फैक्टर है, ये जो वुंड की हीलिंग को अफेक्ट करता है। इसके बाद है सिस्टमेटिक फैक्टर। सिस्टमिक फैक्टर में कौन कौन से आते हैं? एज, न्यूट्रिशन, सिस्टमिक इन्फेक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एंड हीमेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज। यह है सिस्टमेटिक फैक्टर जो वुंड की हीलिंग को प्रभावित करते हैं। तो आज हमने इन्फ्लामेशन एंड वुंड की हीलिंग के बारे में बात की है जो पैथोलॉजिक इंट्रोडक्शन में इंक्लूड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।